नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रवीण मिश्र और आप देख रहे हैं अग्निरक्षक पाठशाला। साथियों, आज का टॉपिक है फायर पंप हाउस और हम जानने वाले हैं कि फायर पंप हाउस में कौन कौन से सिस्टम लगे होते हैं। फायर पंप हाउस में जो पाइपलाइन नेटवर्क होता है तो उसका क्या नाम होता है, कितने सारे स्लूइस वाल्व्स लगे होते हैं, स्लूइस वाल्व्स का नाम क्या है। दोस्तों, फायर पंप हाउस के सिस्टम के बारे में जानने से पहले मैं आप लोग को कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो फायर पंप हाउस के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर याद रखने चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 3844 मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंटरनल फायर हाइडेंट सिस्टम एंड इंडियन स्टैंडर्ड 15301 इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर पंप हाउस के अनुसार फायर पंप हाउस बिल्डिंग से 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगर फायर पंप हाउस बिल्डिंग के अंदर है तो फायर पंप हाउस या तो ग्राउंड फ्लोर पर बनना चाहिए या फिर बेसमेंट में बनना चाहिए। दूसरी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि फायर पंप हाउस अगर बेसमेंट के अंदर बन रहा है, बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट के अंदर बन रहा है, तो फायर पंप हाउस में जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम का अरेंजमेंट वहां पे होना चाहिए। अगर फायर पंप हाउस बिल्डिंग के बाहर या ग्राउंड फ्लोर पर बन रहा है तो वहां पर नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम का अरेंजमेंट होना चाहिए। साथियों, फायर पंप हाउस का जो हेड क्लियरेंस है वो 2.75 मीटर मिनिमम होना चाहिए। हेड क्लियरेंस का मतलब होता है कि सीलिंग जो आपका सर है, सर के ऊपर जो सीलिंग होती है उसका हाइट कितना होना चाहिए, तो वो 2.75 मीटर होना चाहिए। साथियों, अब हम कुछ चीजें आप जानेंगे कि जो पंप हाउस के अंदर जो पंप्स लगे हैं, जैसे आप देख रहे हैं पंप लगा हुआ है, कि पंप से फ्रंट एंड बैक साइड में कितना क्लियरेंस होना चाहिए और पंप के साइड्स में दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में कितना क्लियरेंस होना चाहिए, वो क्लियरेंस होना जरूरी है। इंडियन स्टैंडर्ड 3844 और इंडियन स्टैंडर्ड 15301 ये दोनों के अनुसार दोनों में लिखा हुआ है कि जो क्लियरेंस है, अगर फायर पंप हमारा 2280 एलपीएम की कैपेसिटी का है तो उसका बैक साइड एंड उसके फ्रंट साइड में जो क्लियरेंस होता है वो 1 मीटर का होना चाहिए। 1 मीटर का डिस्टेंस में यहाँ पे आप पूरा फुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ भी रखा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी इक्विपमेंट का अरेंजमेंट इसके पास में नहीं होना चाहिए। और अगर 2280 लीटर पर मिनट से कम का जो पंप है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कि पंप है, ये जो है 180 लीटर पर मिनट इसका कैपेसिटी है। तो ऐसे अगर पंप है दोनों साइड में, अगर यहाँ पे भी है मान लो और इधर भी दोनों साइड में अगर है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सेंटर की डिस्टेंस होनी चाहिए 0.60 और इसके फ्रंट एंड बैक साइड जो है वो डिस्टेंस मतलब क्लियरेंस जो है वो कितना होना चाहिए 0.75 मीटर। अगर दोनों साइड में सेम कैपेसिटी का पंप है, मतलब 2280 के नीचे के पंप है, तभी होगा ये चीज। अगर मान लीजिए एक तरफ 180 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का पंप है, दूसरी तरफ 2850 लीटर कैपेसिटी का पंप है, तो इसमें जो डिस्टेंस का क्लियरेंस होगा कोई बड़े वाले पंप मतलब हाई कैपेसिटी के पंप के अनुसार होगा। इस बात का भी ध्यान रखना। और एक बात का ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, पंप हाउस में लाइटिंग अरेंजमेंट जो है, जो लाइट्स लगे हुए आप देख सकते हैं, ट्यूबलाइट्स है चाहे जो भी लाइट्स है, इसमें बल्ब है, लाइटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि क्लियर विजिबिलिटी दिन में भी हो और रात में भी इसको अगर हम लाइट ऑन करते हैं तो विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, लाइटिंग अरेंजमेंट सिस्टम, इसमें इमरजेंसी लाइटिंग अरेंजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। नॉर्मल लाइटिंग के अनुसार अलावा जब कोई अगर इमरजेंसी आ गई, ऐसे पावर सप्लाई फेलियर हो गया, तो पंप हाउस में जो है हर चीज क्लियर दिखना चाहिए। इसके लिए इमरजेंसी सप्लाई यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब इमरजेंसी लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सिस्टम लगे हुए हैं। फायर पंप हाउस जो होता है उसमें सबसे ध्यान देने वाली बात होती है दोस्तों, फायर पंप हाउस बनता क्यों है, फायर पंप हाउस की जरूरत क्या है। साथियों,
फायर पंप हाउस जो है, आपके दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि कहीं भी बिल्डिंग के अंदर अगर फायर लगती है, वहां पे जो वाटर का सप्लाई होता है वो फायर पंप हाउस से ही होता है। इसीलिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम हो या स्प्रिंकलर सिस्टम, इन दोनों ही सिस्टम के लिए फायर पंप की जरूरत है। इन दोनों ही सिस्टम के लिए फायर पंप की आवश्यकता है। और फायर पंप अगर हम लगा रहे हैं तो फायर पंप हाउस बन रहा है, तो फायर पंप हाउस बन रहा है तो उसके साथ में और भी कोई सारे इक्विपमेंट हो जाते हैं। वाटर टैंक होना जरूरी है। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए। स्टार्टिंग से हम जानते हैं कि फायर पंप हाउस में कैसे कैसे इक्विपमेंट का बंटवारा है, किसका क्या काम है। तो आप सबसे पहले जानेंगे हम कि फायर पंप हाउस, हम जब भी और बातें कर रहे हैं पंप हाउस की, तो ये समझिए कि फायर फाइटिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए क्या, तो फायर फाइटिंग के लिए पानी की आवश्यकता बिल्डिंग में होती है। तो पानी से ही स्टार्ट करेंगे। तो पानी के लिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे आइए। देखिए सबसे पहले हम वाटर टैंक से शुरुआत करेंगे। वाटर टैंक जो है, 2 वाटर टैंक हमारा फायर पंप में यहाँ पे अभी लगा हुआ है। वो बिल्डिंग कितना बड़ा कैंपस है आपका, कितना बड़ी साइट है आपकी, उसके अनुसार पंप की कैपेसिटी डिसाइड की जाती है। वही उसी के अनुसार हमारा वाटर टैंक की भी कैपेसिटी डिसाइड की जाती है। तो इस साइड पर जो वाटर टैंक है वो 2 लाख का 2 लाख का 2 फायर वाटर टैंक बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको दिखाइए। फायर वाटर टैंक 2 लिखा हुआ है इसमें। इसकी कैपेसिटी है 200 मीटर क्यूब। 200 मीटर क्यूब मतलब क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, ये जो है वॉल्यूम लिखा हुआ है इसका। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर कैपेसिटी होती है। तो 200 में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा आपका, लीटर में इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी। 200 इंटू 1000 मतलब 2 लाख लीटर जो है इस फायर वाटर टैंक 2 की कैपेसिटी है। ये सेम ऐसे ही आप दूसरा वाला वाटर टैंक के पास में भी आइए, हम आपको दिखाते हैं दूसरा वाले में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें भी आप ध्यान से देखिए तो 200 मीटर क्यूब लिखा हुआ है, जो वॉल्यूम और डायमेंशन नीचे लिखा हुआ है। तो 200 इंटू 1000, तो इसका भी कैपेसिटी जो लीटर में अगर निकालें आप तो 2 लाख लीटर निकलेगा। ये 2 वाटर टैंक हो गए। अब 2 वाटर टैंक है, आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, हम आपको समझाएंगे। आगे आइए और अभी हम फायर वाटर टैंक के बारे में आपको बता दिए। फायर वाटर टैंक से जो वाटर की सप्लाई पंप रूम तक आती है, उसमें कौन कौन से पाइप लगते हैं, कौन कौन से वॉल्व्स लगते हैं और क्या सिस्टम लगता है, उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे वाटर टैंक के बगल से एक 350 mm की लाइन यहाँ से आई है। इसको बोलते हैं ये सक्शन लाइन, ठीक है। एक यहाँ वाटर टैंक 2 से लगा हुआ है और दूसरा वहां पे दिखाइए, दूसरा वाला जो लगा हुआ है उसमें भी 350 mm की पाइप है जो दोनों फायर वाटर टैंक को गेट वाल्व के थ्रू सक्शन हेडर से जोड़ता है। ये जो पूरा पाइप आपको दिख रहा है, ये है सक्शन हेडर। सक्शन हेडर में ये जो सक्शन हेडर है, ये 300 mm सक्शन हेडर। ये 300 mm सक्शन हेडर में ये दोनों है सक्शन लाइन आके कनेक्ट हो जा रही है। अभी सक्शन हेडर जो है मेन सक्शन हेडर हो गया, ये वाटर टैंक से कनेक्ट हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जोकी पंप है, जोकी पंप का कनेक्शन है। दूसरा वाला फायर हाइड्रेंट का कनेक्शन है, उसके उधर डीजल इंजन का कनेक्शन है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो है अपना जोकी पंप का कनेक्शन यहाँ से कैसे हो रहा है। तो इस सक्शन हेडर से यहाँ से सक्शन लाइन आगे बढ़ेगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्लूस वाल्व। ये स्लूस वाल्व को ओपन कंडीशन में है। जब हम स्लूस वाल्व को ओपन करेंगे वाटर और कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों जो है ये क्या है, ये है स्टेनर। स्टेनर का क्या कार्य होता है, स्टेनर जो है
वाटर टैंक से कुछ भी कचरा आता है, अगर जैसे ईंट पत्थर कंकड़ कुछ इसके अंदर आते हैं, सीमेंट अंदर किया हुआ है या टाइल्स के टुकड़े टूट के आ गए यहाँ तक, तो पंप तक जाके पंप को डैमेज ना करे, इसलिए स्टेनर लगाया जाता है। इसके अंदर एक जाल लगी होती है, जो सारे जो भी कचरा इसके अंदर आता है, ईंट पत्थर कंकड़ होगा, सबको ये यहीं पे होल्ड कर लेगा, इससे आगे नहीं जाने देगा। अभी वाटर जो है यहाँ से छन के आगे बढ़ेगा, यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू जो जाएगा पंप में। अब पंप जब हम स्टार्ट करेंगे तो पंप स्टार्ट करने के बाद यहाँ से वाटर अब डिलीवरी हेडर के तरफ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लगा है, ये है पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक जो है ये डिलीवरी पाइपलाइन है, इसको बोलते हैं डिलीवरी पाइपलाइन। डिलीवरी पाइपलाइन जो है जाके डिलीवरी हेडर में कनेक्ट होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था इधर कि सक्शन हेडर है, इतना बड़ा सा सक्शन हेडर ने को वाटर टैंक से कनेक्ट किया गया, फिर सक्शन हेडर से सक्शन पाइपलाइन के थ्रू सारे पंपों को क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। वैसे ही डिलीवरी पाइपलाइन जो है नीचे से यहाँ से पंप से वाटर को डिस्चार्ज करेगा और ले जाके सक्शन जो डिलीवरी हेडर है, डिलीवरी हेडर में सारे पंप को अपना वाटर क्या है उसमें डिलीवर कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, और फिर वहां से आगे बिल्डिंगों तक डिलीवरी हेडर से पानी पाइपलाइन का कनेक्शन के थ्रू आप वहां से देख सकते हैं चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से वापस आते हैं, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो देखो ये हो डिलीवरी पाइपलाइन। डिलीवरी पाइपलाइन में सबसे पहले ये सिस्टम जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रबर बेल्लो। रबर बेल्लो क्यों लगाया जाता है? जब भी पंप हम चलाते हैं तो पंप के वजह से जो वाइब्रेशन होता है, तो जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को क्या करता है, ये वाइब्रेशन को इसको होल्ड करता है, थोड़ा वाइब्रेशन कम करता है, उसको वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है। रबड़ है ना ये, तो जब भी ऊपर से पानी बैक फ्लो आएगा या फिर वाइब्रेशन होगा पंप चलने की वजह से, तो ये वाइब्रेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, और पंप वाइब्रेट जब करेगा तो साउंड भी आएगा ज्यादा, तो साउंड को भी रिड्यूस करने का काम करता है, रबर बेलो काम करता है वो। ठीक है, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे ये जो है देखेंगे आप, इसको बोलते हैं गैसकिट लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन ये पूरा जो सिस्टम है इसको बोलते हैं एनआरवी। क्या बोलते हैं इसको? एनआरवी। एनआरवी मतलब नॉन रिटर्नेबल वाल्व। ये इसलिए लगाता है कि जो पंप से हम वाटर जाएगा तो यहाँ से ओपन रहता है, ऊपर तक जाएगा, लेकिन जब पंप बंद होगा तो बैक फ्लो वो वापस ना आए, पानी जो है हेडर से, जो अपना डिलीवरी हेडर है वहां से वापस बैक पंप में नहीं आए, इसके लिए यहाँ पे लगा दिया जाता है क्या, एनआरवी, नॉन रिटर्नेबल वाल्व। नॉन रिटर्नेबल वाल्व के बाद ऊपर जो है यहाँ पे आप देखेंगे एक लगा हुआ है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज आपको ये बताता है, इसका ये काम है कि पाइपलाइन में कितना प्रेशर है। यहाँ अब ये एनआरवी के ऊपर लगा हुआ है तो ऊपर की पूरी लाइन का ये प्रेशर बता रहा है। अगर एनआरवी के नीचे लगा रहता जब पंप चलता तब उसका सिर्फ प्रेशर बताता, लेकिन एनआरवी के ऊपर लगा हुआ है तो ये पूरे पाइपलाइन में, पूरे ही पंप रूम में जहाँ पे भी पूरे पाइपलाइन जितने लगे हैं उसमें कितना प्रेशर है वो सब बताएगा यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 5 kg का प्रेशर मेंटेन किया गया है। अब यहाँ पे 8 kg प्रेशर इस साइड पे मेंटेन किया जाता है, लेकिन हम लोग पहले से कम करके रखे हैं क्योंकि अभी पंप को हमको स्टार्ट करना है। थोड़ी देर बाद जब हम पंप स्टार्ट करेंगे तो 8 kg तक इसको ले जाएंगे, उसके बाद इसको कटअप करेंगे, ऑटोमेटिक कटअप करेंगे, वो तो पंप कर देता है। ठीक है, तो ये जो है प्रेशर गेज हो गया। प्रेशर गेज के ऊपर देखेंगे यहाँ पे ये है वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व है? इसको बोलेंगे हम डिलीवरी वॉल्व। थोड़ा ध्यान से दिखाइए इसको, ये अभी ओपन कंडीशन में, अगर ओपन कंडीशन में है तो ऐसा आपको दिखेगा, ये आगे की तरफ निकला रहेगा। अगर क्लोज रहेगा तो ये पीछे, कोई क्लोज वाला वॉल्व है तो उसको दिखाइए थोड़ा जूम करके, उधर वाला देखिए एक वॉल्व हमने क्लोज किया हुआ है, वो ये जो वॉल्व आपको देखेंगे, ये देखिए ये वॉल्व एक, ये वाला वॉल्व जो है क्लोज किया हुआ है, तो क्लोज किया वॉल्व आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, आप वापस आइए यहीं पे। तो जब वॉल्व जो है, वॉल्व ऐसे ओपन कंडीशन में होते हैं, इसको ओपन कंडीशन में रखना है। इसके बाद जो है डिलीवरी लाइन जो है वाटर को डिस्चार्ज कर देगा, कहाँ पे? डिलीवरी हेडर में। और डिलीवरी हेडर से जो पंप का पानी है यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मेन लिखा हुआ ना 150 mm एक्सटर्नल डिलीवरी मेंस, 150 mm इंटरनल डिलीवरी मेंस, 3 पाइप है। अब ये जो है पाइप कहाँ जा रही है? ये पाइप जो है बिल्डिंग की तरफ आगे जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से वाटर को क्या करेगा? बिल्डिंग में जाके वाटर को डिस्चार्ज करेगा। तो ऐसे ही
जो भी पंप है हमारे फायर पंप हाउस में, वो सारे पंप इसी प्रिंसिपल पे, इसी हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने जोकी पंप को देखा। जोकी पंप का काम क्या है साथियों? जोकी पंप जो है, जोकी पंप दिखाइए साथ में। जोकी पंप का जो काम है वो ये है कि जब भी साइट पर वाटर लीकेज होता है, कहीं माइनर लीकेज है या फिर हल्का फुल्का कोई यूज किया कहीं, तो ये प्रेशर को मेंटेन करता है। जोकी पंप का इतने काम है प्रेशर को मेंटेन करना। जोकी पंप फायर फाइटिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। फायर फाइटिंग के लिए जो यूज करने वाला पंप है उसका नाम है मेन हाइड्रेंट पंप। क्या नाम है उसका? मेन हाइड्रेंट पंप। मेन हाइड्रेंट पंप जो होता है ये इलेक्ट्रिक ड्राइवन होता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के पे चलता है, ठीक है। और जोकी पंप भी इलेक्ट्रिक ड्राइवन होता है। और ये जो मेन हाइड्रेंट पंप है ये काम करता है फायर फाइटिंग के लिए। और कई जगहों पे, साइटों पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम अभी नहीं लगा हुआ है, इसलिए सेम ऐसे कि इतना ही कैपेसिटी का जिस साइड पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है इतना ही सेट एक अलग से लगाया जाता है। पंप जो है सेट में आते हैं, एक सेट में 3 पंप होते हैं, डीजल इंजन पंप, मेन हाइड्रेंट पंप और जोकी पंप। तो ये हाइड्रेंट सिस्टम के लिए हो गया। अगर मान लो स्प्रिंकलर सिस्टम कहीं साइट पर हमारा लगेगा जब, तो स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए एक सीट और बढ़ा दिया जाता है, उसमें मेन हाइड्रेंट पंप एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाएगा, डीजल इंजन पंप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाएगा और जोकी पंप को भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है। तो 2 सीट हो जाते हैं। किसी किसी साइट पर जोकी पंप एक ही रहता है, लेकिन डीजल इंजन पंप और मेन हाइड्रेंट पंप को 2-2 कर दिया जाता है अगर स्प्रिंकलर सिस्टम है तो। चूंकि यहाँ पे सिर्फ फायर हाइड्रेंट सिस्टम है तो इसमें एक ही पंप सेट लगा हुआ है, एक डीजल इंजन पंप, एक मेन हाइड्रेंट पंप और एक जोकी पंप। तो फायर फाइटिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो मेन हाइड्रेंट पंप यूज किया जाता है। अगर सपोज मान लो इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल हो गई, साइट पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई फेल होने के बाद क्या होगा, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, डीजल इंजन पंप को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। या ये डीजल इंजन पंप ऑटो पे जब सेट किया जाएगा, मैं बताऊंगा ऑटोमेशन के बारे में जब पंप के बारे में और वीडियो बनाऊंगा तो। लेकिन अभी ये समझिए कि ये जो डीजल कब होता है, डीजल इंजन पंप का यूज तभी किया जाता है जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई फेल हो जाए, हमारे पास फायर हाइड्रेंट पंप नहीं चल रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ साथियों पंप्स की कुछ जानकारी। अब सेम ऐसे जैसे हमने वहां पे देखा, आप यहाँ से देखिए, इसमें भी सेम ये पाइपलाइन को देखिए, तो इसको साइड से करके कर लीजिए यहाँ से। इसमें भी सेम प्रोसीजर देखिए, ये हाइड्रेंट पंप में भी सबसे नीचे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जो लगा हुआ है रबर बेल्लो लगा हुआ है, फिर एनआरवी लगा है, नॉन इंटरनेबल वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद प्रेशर गेज लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है। वाल्व के ऊपर आपको पानी डिस्चार्ज हो जाएगा, मेन डिलीवरी हेडर में चला जाएगा। ये वाल्व का फोटो थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए, वाल्व इधर है, ये वाल्व है, ये देखिए वाल्व है ना, आपको सामने से नहीं दिख रहा था तो यहाँ से दिखा रहे हैं। ये वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। पंप का कोई भी वाल्व हमेशा ओपन कंडीशन होता है क्योंकि पंप को ऑटोमेशन में सेट किया जाता है। और जब मैं पंप के बारे में, सिस्टम के बारे में अच्छे से बताऊंगा, उस वीडियो में क्लियर करूंगा कि ऑटोमेशन सिस्टम कैसे किया जाता है। आज हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसका क्या रोल है, किस पंप का क्या रोल है, किस इक्विपमेंट का क्या रोल है, उसके बारे में बता रहा हूँ। आइए डीजल इंजन पंप है, जब पावर सप्लाई फेलियर हो जाए तब इसका यूज किया जाता है। डीजल इंजन पंप में भी आप देखेंगे ये बैटरी है, इसका बैटरी लगा हुआ है, और इसमें भी आप देखेंगे सेम वैसे ही जैसे पावर सप्लाई जो पाइपलाइन का नेटवर्क जैसे आपको बताया गया था, इस हिसाब से मैंने पाइपलाइन को बताया था, सेम वैसे ही इसमें भी जो डिलीवरी लाइन है उसमें स्टार्टिंग से देखेंगे सबसे पहले क्या लगा हुआ है, रबर बेलो लगा है, उसके बाद एनआरवी लगा हुआ है, नॉन इंटरनेबल वाल्व, जो वाटर को बैकफ्लो नहीं करने देता है, वापस पंप में नहीं जाने देता। उसके बाद लगा हुआ है क्या, प्रेशर गेज लगा हुआ है। उसके बाद ये लगा है वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व जो है इसको डिलीवरी वाल्व बोल सकते हैं। वाल्व तो सारे स्विच वाल्व लगे हुए हैं हमारे, लेकिन इसका नाम डिलीवरी लाइन लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिलीवरी वाल्व बोलेंगे, ठीक है, ताकि क्लियरिटी रहे। कभी आपको कोई आदेश दे, फायर अफसर बताए या आपका सुपरवाइजर आपको बताता है कि डिलीवरी वाल्व बंद करो किसी पंप का,
है ना। तो आप इस डिलीवरी वाल्व को बंद करो। जब बोलता है सक्शन वाल्व को बंद करो तो सक्शन वाल्व जो सक्शन लाइन में लगा हुआ है उसको सक्शन वाल्व दो। ऐसे नाम पहचान के लिए दिया जाता है, ठीक है, लेकिन सब है स्लूस वाल्व। अब ये पाइपलाइन जाकर ऊपर डिलीवरी हेडर में कनेक्ट हो गया और यहाँ से बिल्डिंग की सप्लाई के लिए पाइपलाइन निकल गया, ठीक है। अभी इसके साथ में एक एक्स्ट्रा चीज लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है 2850 लीटर पर मिनट और थोड़ा हेवी ड्यूटी डीजल इंजन पंप है। तो इसमें एक एडिशनल जो लाइन देखिए यहाँ पे निकला हुआ है, ये जो है एनआरवी और रबड़ वेलों के बीच में से एक पाइप निकला हुआ है। ये इसलिए निकला है कि यहाँ पे एक लगा है हमारा पीआरवी, प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज वाल्व इसलिए लगा हुआ है कि जब भी ज्यादा प्रेशर अगर पंप इस डीजल इंजन पंप जो है ज्यादा प्रेशर हो जाए तो प्रेशर को यहाँ से रिड्यूस कर दे और पाइपलाइन वगैरह फटने से रोक दे। मेन पीआरवी का यही काम होता है। और ये पीआरवी में देखिए यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है और ये पीआरवी जो है ये पाइपलाइन है, ये पीआरवी के थ्रू कैसे यूज करेगा, ये जो भी ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको इस पाइपलाइन के थ्रू देखेंगे जाके टेस्ट लाइन है, उस टेस्ट लाइन में जाके कनेक्ट किया हुआ है और वहां से सीधे कहाँ चला जाता है ये वापस वाटर टैंक में। आप देखिए वाटर टैंक में जाके लाइन कनेक्ट हो गया। ये वाला दिखाइए टेस्ट लाइन जो है, ये चूंकि टेस्ट लाइन पंप को टेस्ट के लिए बनाया जाता है, लेकिन टेस्ट लाइन में आगे जाके कनेक्ट कर दिया गया है डायरेक्ट बिना। इस वाल्व को ओपन करेंगे अगर हम, देखिए इस वाल्व को जैसे ओपन करके रखेंगे एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा इस पीआरवी का यहाँ से निकलेगा और निकल के जाके वाटर टैंक में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए पीआरवी लगाया जाता है इसमें, ये पीआरवी, ठीक है। तो अब साथियों हम जान गए कि पीआरवी का क्या रोल है। अब एक इक्विपमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फायर पंप रूम में, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसका नाम है एयर वेजल टैंक। एयर वेजल टैंक देखिए यहाँ पे एयर वेजल टैंक। एयर वेजल टैंक जो है इसका क्या यूज है। एयर वेजल टैंक दोस्तों, पानी अगर बैक फ्लो आता है या फिर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो उसमें होता है आता है हैमर इफेक्ट, ठीक है। तो हैमर इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एयर वेजल टैंक लगाया जाता है। इसमें वाटर कुछ दूर तक वाटर रहता है और कुछ दूर तक मतलब हाफन आता है, कुछ वाटर होता है और कुछ एयर होता है। इसमें एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अंदर। और ये दोनों मिला के ऐसा काम करता है, ये जब भी वाटर जब भी ज्यादा प्रेशर हो गया यहाँ पे बैक फ्लो हो रहा है उसको हैमर इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसका नाम है एयर वेजल टैंक। एयर वेजल टैंक के साथ में देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, इसमें भी पीआरवी लगा हुआ है। प्रेशर ज्यादा होगा तो ये छोटा सा पीआरवी एक लगा हुआ है, यहाँ से प्रेशर को रिलीज कर देगा। अब प्रेशर रिलीज करके ही ये हैमर इफेक्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये काउंटर बोल सकते हैं, हैमर इफेक्ट को काउंटर करता है, ठीक है, होने नहीं देता उसको। और यहाँ आप देखेंगे इसमें प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये प्रेशर गेज सेम प्रेशर बताएगा जो पंप रूम का प्रेशर, ठीक है। इस प्रेशर गेज के हिसाब से इसी लाइन में देखेंगे आप, ये प्रेशर स्विच लगे हुए हैं, 3 प्रेशर स्विच, क्योंकि हमारे पास 3 पंप है इसलिए यहाँ पे 3 प्रेशर स्विच लगे हुए हैं। एक जोकी पंप के लिए, हाइड्रेंट पंप के लिए और डीजल इंजन पंप के लिए। जिस भी इसका क्या रोल है, प्रेशर स्विच का क्या रोल है। प्रेशर स्विच क्या करता है, प्रेशर स्विच को केबल के थ्रू पैनल तक, इलेक्ट्रिकल पैनल में अभी ले चलूंगा, वहां इसको जोड़ा गया है। जैसे ही किसी वॉल्व को ऑपरेट किया जाता है और पंप रूम का प्रेशर कम होता है, तो पंप रूम का प्रेशर जितना हम लोग मेंटेन करना चाहिए, जैसे 8 kg हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और 7 kg हो गया, तो क्या होता है, प्रेशर स्विच जो है सिग्नल भेज देता है कंट्रोल पैनल को, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल को। और वो सिग्नल क्या भेजता है कि प्रेशर हो गया कम, मानक से कम। हमको बोला था 8, अब ये हो गया कम, मान लो 7 तक हो गया। तो हमने एक पंप है जोकी पंप को सेट करके रखा है 7 kg पे ऑटो स्टार्ट करना। तो 7 kg अगर हो गया तो जैसे ही यहाँ पे 7 kg होगा ये कंट्रोल पैनल को बता देगा कि 7 kg हो गया है प्रेशर पंप रूम का। और जैसे ही 7 kg प्रेशर पंप रूम का होगा वैसे जोकी पंप क्या होगा, पैनल ऑटोमेटिक जोकी पंप को स्टार्ट कर देगा। सेम ऐसे ही अगर मान लो दूसरा वॉल्व खुल गया, मतलब ये ना फायर लग गया, वॉल्व खोल के फायर फाइटिंग कर रहा है कोई, तो पानी और कम हो गया, तो जैसे ही 6 kg होगा तो फायर हाइड्रेंट पंप को पैनल जो है, पैनल को ये क्या करेगा, दूसरा वाला स्विच जो हाइड्रेंट का है,
हाइड्रेंट वाला स्विच पैनल को इंडिकेशन देगा कि पंप में प्रेशर कितना हो गया, कम हो गया है, ठीक है, 6 kg हो गया, 6 kg पे इसको सेट किया गया है। तो वैसे उसको पता चलेगा कि 6 kg पे अब इसको क्या करना है, सिग्नल चला गया, 6 kg आते ही हाइड्रेंट पंप क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइड्रेंट पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाता है। जो ऑटोमेशन का काम है वो पैनल के थ्रू प्रेशर स्विच को एड करके किया जाता है, उसी से दोनों का रोल है। जब भी पंप रूम में आप ऑटोमेशन की बात करेंगे तो उसमें प्रेशर स्विच का रोल अहम होगा, और साथ में इलेक्ट्रिकल पैनल के पास में जो भी डिवाइस लगी होती है वो, और दोनों आपस में कम्युनिकेशन करके पंप को ऑटो में स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसे ही अगर पावर सप्लाई कट ऑफ हो गया या प्रेशर काफी ज्यादा लो हो गया और बहुत सारे बॉल्व खुल गए, 4-5 जगहों से लैंडिंग बॉल्व ओपन हो गए हैं, फायर फाइटिंग चारों तरफ से चल रहा है, कूलिंग चला किया जा रहा है बिल्डिंग का, उस टाइम पे मान लो प्रेशर 4 kg हो गया और कम, तो 4 kg पे हमने डीजल इंजन को सेट करके रखा हुआ है, डीजल इंजन पंप को 4 kg पे सेट कर दिया हमने, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो या ना हो, ये भी पंप क्या होगा, एक साथ में 2-2-3 पंप चलने लगेंगे। जो कि पंप तो कोई खैर फाइटिंग होता नहीं, लेकिन फायर हाइड्रेंट पंप और जो कि डीजल इंजन पंप दोनों एक साथ चल जाएगा। तो फायर फाइटिंग आप ज्यादा देर तक और ज्यादा जो भी कैपेसिटी आपकी वाटर की वो यूज कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट जो देखे, अब आपको लास्ट इक्विपमेंट दिखाने चल रहा हूँ। पैनल आपको दिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल पैनल जहाँ से सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है फायर फाइटिंग पंप्स को। उससे पहले की हम देख लेते हैं जो डीजल इंजन टैंक है, इसको चलने के लिए डीजल की आवश्यकता है, इसलिए डीजल को आवश्यकता है, तो डीजल टैंक होना चाहिए। तो उसका डीजल टैंक कहाँ लगा होना चाहिए, इससे थोड़ी दूरी पर। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि पंप के आसपास में कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। एक क्लियरेंस बताया था कि 1 मीटर फ्रंट एंड बैक एंड 0.75 मीटर लेफ्ट एंड राइट साइड में क्लियरेंस होना चाहिए। तो ये दिमाग में रखना है कि उसमें तो डीजल टैंक हो चाहे कुछ भी नहीं रखना है, वो क्लियरेंस चाहिए एज पर नॉर्म्स। तो हमने डीजल को थोड़ा दूरी पर शिफ्ट किया है और इसको यहाँ पे हमने शिफ्ट किया। देखिए डीजल इंजन पंप का जो है, डीजल इंजन पंप का डीजल टैंक है, इसकी कैपेसिटी है 200 लीटर। 200 लीटर का डीजल टैंक यहाँ पे रखा हुआ है, और इसको हम पाइप के थ्रू यहाँ से, ऐसे पाइप के थ्रू देखेंगे आप, यहाँ से पाइप है, ये लगा हुआ है ऊपर वाला, ये रिटर्न पाइप है और ये डीलीवर पाइप है, ठीक है। तो यहाँ से ये पाइप के थ्रू, यहाँ से दिखाइए पाइप दिखाइए, ये पाइप के थ्रू हम यहाँ आए हैं, पंप को यहाँ से पाइप के थ्रू डीजल, देखिए यहाँ पे जो है एक इनलेट एक आउटलेट, एक रिटर्न लाइन जाती है और एक वहां से आती है डीजल यहाँ से सप्लाई करने के लिए। तो डीजल टैंक से डीजल इंजन पंप को ऐसे इस पाइप के थ्रू जोड़ा गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल पैनल जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारे 3 पंप है, तीनों पंप के लिए 3 अलग अलग पैनल लगे हुए, ठीक है। डीजल इंजन के लिए देखिए ऊपर वाला है, ये जो है जोकी पंप के लिए है, और ये जो है वो हाइड्रेंट पंप के लिए, ठीक है। इन तीनों को सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई आई है मेन, कहेंगे इलेक्ट्रिकल पैनल हमारा स्टेशन से, सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे हमारा आके लाइन पेमेंट हुआ, इसको बोलते हैं इनकमर, ठीक है। इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे हमने ऑन किया, आप देखेंगे कि सारी देखिए यहाँ पे लाइटें जल गई, ये देखिए इंडिकेशन सारा ग्रीन हो गया, मतलब अब हमारा इस पैनल में क्या है, सप्लाई आ चुका है, ठीक है। अब इस सप्लाई में अब हम देखेंगे कि क्या है, पैनल के अंदर देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये सिलेक्टर स्विच है, ठीक है, ये स्टार्ट, ये स्टॉप। अगर मैनुअल स्टार्ट करना है तो आप इस बटन को प्रेस करते ही जोकी पंप क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। एक और अगर बंद करना है तो स्टॉप बटन को प्रेस कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। ये जो ऑटो मैनुअल लिखा हुआ है, इसमें 3 होते हैं, इसको सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। सिलेक्टर स्विच में अगर ऐसे करेंगे तो ऑटो हो गया, सेंटर में है तो ऑफ हो गया, और इधर कर दिए तो मैनुअल हो गया। ये ऐसे ही सभी पंपों में दिया हुआ है, देखिए ये अभी हमने इसको ऑफ कर दिया। यहाँ देखिए इसमें भी सेम है, स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है, और यहाँ पे पंप का जो सिलेक्टर स्विच है, इसको इधर करने पर 1 नंबर में अब क्या रहेगा, ऑटो में, सेंटर में बंद है, और जैसे ही इसको ऐसे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा मैनुअल, ठीक है, अभी बंद है। तो अभी साथियों, अभी हम
जो कि पंप को आपको स्टार्ट करके दिखा रहे हैं, ठीक है, कि पैनल के थ्रू जो कि पंप कैसे स्टार्ट होता है। हमने यहाँ से ऑन कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम मैनुअल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैनुअल मोड में हमने कर दिया। मैनुअल मोड में करने के बाद हमने इसको क्या किया, प्रेस कर दिया। देखिए हमारा जो कि पंप स्टार्ट हो चुका है। अब प्रेशर देखिए वहां 8 kg चला गया। जैसे ही 8 kg जाएगा, अभी हमने इसको बंद कर दिया। अभी दिखाइए कितना प्रेशर है। लगभग 8 kg के आसपास प्रेशर है। तो अभी आपने देखा होगा, इसको हमने ऑटो में स्टार्ट किया था, तो ऑटो में हमको बंद भी करना पड़ा। अब इसी को हम चलते रहना है ना। अभी आपने देखा होगा कि हमने मैनुअल ऑन किया, तो मैनुअल हमको ऑफ भी करना पड़ा। लेकिन अगर इसको हम ऑटो में कर देते तो ये ऑटो में स्टार्ट होता और ऑटो में ऑफ भी हो जाता। तो ऑटो भी करके हम देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हम इसको ऑटो में करेंगे। देखिए ऑटो में किया, स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेशर यहाँ पे 8 kg से ज्यादा है। जैसे ही प्रेशर 8 kg से कम होगा, वैसे ही ये पंप स्टार्ट हो जाएगा, जब अगर ऑटो पे रहेगा तो, ठीक है। हमने इसको ऑटो पे कर दिया है। जब प्रेशर कम होगा तो पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। कब कितना कम होगा तो स्टार्ट होगा 7 kg। जब इसका प्रेशर आएगा तब ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ देर बाद हम करके दिखाएंगे, 7 kg पर करके इसको ऑटो में स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो आप आज पैनल के बारे में जान गए। पैनल का क्या काम है। इलेक्ट्रिकल पैनल जो है, जो हमारे पंप्स हैं, इसको ऑटो में स्टार्ट करने के लिए या मैनुअल स्टार्ट करने के लिए, मतलब कुल मिला के डीजल ड्राइवर जो पंप है वो भी इससे स्टार्ट होते हैं, और हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइवर जो है वो भी इससे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डीजल वाले भी जब आप ऑटो पे रखेंगे तो इसी पैनल के थ्रू, यहाँ पे देखो डीजल इंजन लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डीजल पे ही चलेगा, वो भी उसको स्टार्ट करने के लिए या तो बैटरी से करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रिकल से। तो जब ऑटो में करना है तो ऑटो में करने के लिए इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो ऑटो में भी स्टार्ट हो जाए। जब हमको 4 kg या बहुत कम प्रेशर अगर हो जाए हमारा, तो हम डीजल इंजन पंप को ऑटो में स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटो में करके, ठीक है। साथियों, एक ये छोटा सा कमेंट बच गया था, ये भी आपको मैं बता दूं। ये जो है डीजल इंजन पंप को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर पैनल इसको बोलते हैं। इसका नाम है स्टार्टर पैनल। और स्टार्टर पैनल क्या करता है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। जैसे इसको हम यहाँ पे देखिए, जैसे ट्रैक्टर में चाबी होता है ना, ट्रैक्टर को ऐसे करके ऑन करते, देखिए ऑन हो गया। अब इसको हम अगर थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ये पंप क्या होगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो आपको पैनल दिख रहा है, ये पैनल बैटरी के साथ भी कनेक्टेड है। और इसी को हम, जो वहाँ पे डीजल इंजन पंप दिखा रहा है पैनल ना, वो डीजल इंजन पैनल से एक सप्लाई यहाँ पे आई हुई है, कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे दिखाइए थोड़ा कनेक्शन, ये जो कनेक्शन आप दिखाइए, इधर आइए, इधर यहाँ से कनेक्शन दिखाइए। ये जो कनेक्शन है, एक ये जो है वही पैनल से आया हुआ है, मेन पैनल से, ताकि जरूरत पड़ने पर डीजल इंजन पंप ऑटोमेटिक भी स्टार्ट हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंप हाउस में इंस्टॉल सिस्टम के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। आने वाले दिनों में हम पंप हाउस में इंस्टॉल एक एक सिस्टम के बारे में आपको स्पेसिफिक, एक्यूरेट और इंडियन स्टैंडर्ड एवं NBCS 2026 के अनुसार विस्तृत जानकारी दूंगा। साथियों, अभी जो हम वीडियो बन रहा था, इसमें सिर्फ वीडियो ही नहीं बन रहा था, हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी कर रहे थे। और हमारा एक स्टाफ है श्लोक मिश्रा, जो अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे सबसे लास्ट में। तब तक हम आपको मिलाते हैं अपने सहयोगियों से, जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे थे। अभी लाइव ट्रेनिंग चल रही थी और साथ साथ वीडियो बन रहा था। तो हमारे 3 साथी है, आ जाइए, थोड़ा आइए, घुमा दो, आइए इधर, आइए इधर सामने। गोपाल कुमार जी हैं, जो हमारे साथ अभी हम इनको ट्रेनिंग दे रहे थे और ये हमारे इसमें सहयोग भी कर रहे थे। ये है मिस्टर आदर्श पटेल और ये राहुल सिंह जी, ये तीनों हमारे सपोर्ट कर रहे थे वीडियो बनाने में। और जो वीडियोग्राफर है उनका भी हम चेहरा चाहेंगे, एक आदमी चले जाइए। ये जो है, ये श्लोक मिश्रा जी है,
ये अक्सर हमारे वीडियो यही शूट करते हैं, श्लोक मिश्रा जी। दोस्तों कई सारे वीडियो आपने देखा होगा, उसमें वीडियोग्राफी जो लिखता हूँ श्लोक मिश्रा का नाम रहता है। ये बहुत ही होनहार और मजे हुए खिलाड़ी है, फायरमैन हमारे हैं। और साथ ही हमारे आदर्श मिस्टर आदर्श और गोपाल, ये कई सारे वीडियो में आप इनका चेहरा देख चुके होंगे। ये बहुत ही अच्छे हमारे देश भारतवर्ष में एक अच्छे फायरमैन का अगर नाम कहीं आएगा तो इन्हीं साथियों का नाम आएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।